नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर हरदोई जिले से। हरदोई की तहसील शाहाबाद के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी दीक्षा जोशी को मदरसा दारुल उलूम अनबारे मुस्तफ़ा में सौंपा। मांग की कि लगातार सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालने वाले, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने और इस्लाम के पवित्र कुरान और पवित्र पैगंबर का बार बार अपमान करने, शांति भंग करने, नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती और उसके शिष्यों छोटा नरसिंहानंद आदि को NSA के तहत गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाए। आपको बता दें कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने के विरोध में शाहाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसा अनवारे मुस्तफ़ा में इकट्ठा होकर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के खिलाफ SDM दीक्षा जोशी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुफ्ती शहादत हुसैन पुतान मेंबर सहित मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान एडिशनल SP सहित CO अनुज कुमार मिश्रा, शाहाबाद कोतवाली सहित सभी थानों की फोर्स मौजूद रही। इसका मामला हर एक को करीब करीब जो भारतीय निवासी है मालूम है कि डासना के मंदिर पुजारी मंदिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखी की थी, जिससे मुसलमानों में एक गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई है। उसकी वजह से ये प्रदर्शन किया गया और शाहबाद SDM और दीगर अफसरान को मकसद क्या है? मकसद क्या है आप लोगों का? मकसद ये है कि उसको सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या नाम है आपका? शहादत हुसैन मेरा नाम है। मामला था कि ज्ञापन देना था। जो शासना के जो बाबा है उसने हमारे हुजूर पाक के लिए बड़ी अभद्र भाषा बोली है, जिसके लिए हम अपनी ज़बान से कह नहीं सकते उसके बारे। और उस पर प्रशासन ने बड़ा वो किया है कि यहीं पर ज्ञापन दे दो, इससे माहौल बिगड़ेगा। शाहबाद की काफ़ी जनता चली आई है यहाँ पर, अपनी दुकानें बंद कर दी सभी ने यहाँ पर ज्ञापन साथ में देने के लिए, मगर वो प्रशासन की वजह से ज्ञापन नहीं दे रहे मदरसे में। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उसको बंद किया जाए, उसके ऊपर उसको सज़ा मिले, जो आगे के लिए कोई इस तरह की अभद्र भाषा ना बोले। क्या नाम है जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? यतिगिरी नरसिम्हा। खबर रायबरेली से है, जहां ग्रामीणों ने डलमऊ SDM से कोटेदार के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि 22 सितंबर को कोटेदार होरी लाल पिकअप पर सरकारी राशन को लाद कर बेचने जा रहा था। तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था और मामले की जानकारी पूर्ति अधिकारी वीर सिंह और डायल 112 पुलिस को दी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने रंगे हाथ वाहन को पकड़ा और राशन के बारे में पूछताछ भी की थी और पूर्ति अधिकारी के आने का इंतजार किया, लेकिन पूर्ति अधिकारी के न आने पर डायल 112 पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद हम लोगों ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से कोटेदार के खिलाफ घटतौली और राशन बेचने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर SDM को कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन पूर्ति अधिकारी वीर सिंह से सांठगांठ कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाइट शिकायतकर्ता वीओ। वहीं जब इस मामले पर पूर्ति अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के सवालों को गोलमोल तरीके से जवाब देने से मना कर दिया। तभी एक्सक्लूसिव कैमरे में उन्होंने अपनी बात स्वीकार की और कहा कि रविवार के दिन एक फोन आया था, लेकिन मैं उस वक्त नहाने में पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने रास्ते में पता किया तो पता चला कि राशन उसके घर का है, सरकारी नहीं है। शुरू में जैसे हमारे पास फोन आया था कि इस तरह की जो जांचें हुआ है, छुट्टी का दिन था, हम लोगों ने नहाने धोने गए, तैयार होकर निकले, तब तक पता लगा कि TRB की जो 105 नंबर की गाड़ी आई थी उसने जो है वो छोड़ दिया है कि खाजान कोटे का नहीं। हमने पूछा गाड़ी कहाँ खड़ी थी, बोले गाड़ी तो गाँव में खड़ी थी और दुकान उसकी कहीं दूसरी जगह है। दुकान गाँव के बाहर क्या? दुकान गाँव के साइड में है, कोने पे है, और घर जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी खाजान की वो गाँव के अंदर है। दुकान से उसका कोई मतलब नहीं था गाड़ी का। इसलिए जब हमको पता लगा कि भाई गाड़ी छूट गई है, गाड़ी TRB वालों ने छोड़ दी है, तो फिर हम वापस हो गए अपने। चलिए, आप जा रहे थे रास्ते से? राइडली रहते हैं आप? अच्छा, दूसरी चीज एक और, ग्रामीणों की जैसे हम लोगों के पास जो चीजें हैं उसमें कुछ मृतक यूनिट उनकी भी चढ़ी है। 4-5 सालों से उनको भी बराबर जा रहा है। देखिए, हमको
कोई सपना तो आ नहीं रहा है कि फलाने व्यक्ति मतलब हो गए हैं, उनके परिवार का कोई आया तो बताएगा, या कोई सिक्योरिटी साहब की तरफ से लिख के आएगी फलाने मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करा तो वही लोग जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग डिलीट कर पाएंगे उसको। जैसे जैसे सूचना हमको मिलती है हम बराबर काम करते अच्छा, एक चीज जैसे आपने अभी बताया कि जो पीआरबी ने पकड़ा, पीआरबी ने ये कह दिया राशन कोटे का नहीं है, तो ये बात एक सवाल ये उठता है कि जब राशन पकड़ा गया, मान लीजिए आप काम होता है कोई भी अवैध चीज को पकड़ लेना, अब वो वैध है कि अवैध है वो संबंधित विभाग बताएगा, ना कि पुलिस बताएगा। एक एग्जाम्पल सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने, जैसे रेलवे का अगर लोहा पकड़ता है पुलिस, स्थानीय पुलिस, तो वो ये डिसाइड नहीं करती कि रेल का लोहा है, ये रेल पुलिस उसको आरपीएफ डिसाइड करती, समझिएगा बात। तो जैसे राशन पकड़ा गया, पीआरबी ने पकड़ लिया, पीआरबी मौके पहुंच गई ग्रामीणों की, तो ये पूर्ति विभाग इसको तय करेगा कि ये राशन हमारे कोटे का है, कोटे में किसान का है। कोटे में धान नहीं आता है, उसमें धान था, वो जो विजुअल है उसमें चावल भी था। हम सुनिए, हम हवा में यहाँ नहीं है रायबरेली छोड़ करके, सुनिए, मैं रायबरेली से 50 किलोमीटर दूर हूँ, अपने सारे काम छोड़ करके चैनल के, तो ये बड़ी खबर है इसलिए हूँ, मुझको भी सपना नहीं आया था कि वहाँ पे ये हमारे पास ऑथेंटिक विजुअल है, उसमें चावल है, जो वीडियो है उसमें चावल है, आप धान कह रहे हैं। हाँ, आज धान आपका जवाब देंगे आप मेरे पास आए, आपको ये जानकारी है कि पीआरबी वालों ने गाड़ी छोड़ दी है, आप वहाँ गए सवाल करने के लिए? किससे सवाल करने के लिए? नहीं, वो तो हम कर रहे हैं अपना काम, मैं वहाँ नहीं गया, मैं जगतपुर कोतवाली गया, मैं वीडियो गौरा से अभी भी बात मेरी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आप भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये आपके विभाग का काम है, आपके पास आया, आप हमको ना पॉइंट आउट करिए। दूसरी चीज, किसी के घर से अगर धान गेहूं कुछ दिख रहा है तो उसमें मैं जाके क्या करूँगा भाई, आप ही बता दीजिए। अगर कोटे पे गाड़ी खड़ी होती, कोटे पे राशन लगता होता, आप हमको सूचना करते कोटे पे गाड़ी खड़ी है, आइए साहब तुरंत देखिए, हम नहीं पहुंचते, फिर मेरी कमी थी। आप कोटे पे खाता लग रहा था, आप नहीं गए वहाँ पर, जैसे कोई व्यक्ति वो आप अपनी जगह सही है, आपने जैसे आपने बताया सैकड़ों लोग सैकड़ों किसान है, गाँव के किसान लोग नहीं, मेरी बात सुनिए, जैसे आप रास्ते में थे, आपको रास्ते में आपने कंफर्म कर लिया, उन्होंने बता दिया, लेकिन सवाल ये था कि पीआरबी ने छोड़ा क्यों? तो ये तो पीआरबी वाले बताएंगे ना, इसमें हम थोड़ी आपने उनसे पूछा नहीं कि आपने कैसे छोड़ दिया इसको? बिना वहाँ से कैसे आपने आप जब तक मैं उसको जान कर लेता, ये तब तक धान कोटे में नहीं आता है, वो तो उसमें पूरी की वीडियो है, उसमें चावल है, तो कैसे बता दिया कि इसमें धान है? ये भी तो आप सोचिए, जब उसमें चावल दिख रहा है, गेहूं दिख रहा है, तो आप उसमें धान कैसे बता दिया? क्या आपका ये हाथ नहीं बनता कि आप मौके पे पहुंच के इसकी जांच करें, इसमें है क्या, सही क्या है? वहीं जब डलमऊ उप जिलाधिकारी अभिषेक वर्मा से बात करने का प्रयास किया गया तो अर्दली ने एसडीएम साहब को सूचना दी कि पत्रकार मिलना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ जरूरी बात हो रही है, कुछ देर के बाद अंदर बुलाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों एसडीएम के चैम्बर से निकले और एसडीएम अभिषेक वर्मा पिछले दरवाजे से अपनी कोर्ट चले गए। अगर एसडीएम साहब को कोर्ट जाना था तो मीडिया के लोगों को बाद में आने की बात अर्दली द्वारा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने मीडिया को इग्नोर कर कोर्ट जाने का मन बना दिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि घोरी का। आज एसडीएम साहब से मिलना है, तो क्या मामला है, इसलिए आए और कब से आ रहे हैं? सर मामला हमारे यहाँ 22 तारीख को जो बीती 22 है, कोटे का राशन ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, पिकअप लदा हुआ कोटे की दुकान से लद के जा रहा था, तो उस पर हम लोगों ने सूचना दी सप्लाई अफसर और जो भी ग्रामीणों के पास जो भी नंबर अवेलेबल थे पूर्ति विभाग के संबंधित अधिकारियों के, तो उसमें सर कोई अधिकारी पहुंचा नहीं और पीवीआर भी लोगों ने बुलाई, तो वहां राशन पकड़ा गया। पीवीआर 1-1.5 घंटे लेके खड़ी भी रही, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों को दबाव बना के उधर भगा हुआ के उसमें सब राशन पूरा छोड़ दिया गया। और हम लोग लगातार डीएम महोदय के पास, जिला पुलिस अधिकारी के पास और एसडीएम साहब लगातार आ रहे हैं, ग्रामीण भी आ रहे हैं। इतना त्रस्त है, दबंग टाइप के कोटेदार है सर, एक बार 2 बार लोगों को मार भी चुका, उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत है और ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो लगातार गरीबों के ऊपर दबाव बना रहा है, उनको डरा रहा, धमका रहा है। इनके अधिकारी रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, उसका पूरा सिस्टम कागज और जो भी खाद्यान्न उसको पूरा करने में लगे हैं। कुछ अन्य लोग भी इनके सहयोग में लगे हुए हैं। पूरी कालाबाजारी के ऊपर
पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। ग्रामीणों की, गरीबों की कोई भी सुन नहीं रहा है। पूरी जनता त्रस्त है, लोगों को परेशान किया जा रहा है इसके नाम पे, उनका हक नहीं मिल रहा है। और ये लगातार 14 साल से कोटेदार इतना दबंग है, 14 साल से लोगों के एकदम अधिकारों का हनन कर रहा है। पूरे अधिकारी संलिप्त है उसमें, उसका सहयोग कर रहे हैं, ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। उसमें सर मृतक है जिनका आज से 2-4 साल, 5 साल, 6 साल पहले मृतक हो चुके हैं। शासन के पास मतलब जो पंचायत स्तर से सूची जो अवेलेबल कराई गई है, उसमें उनका खाद्यान्न बराबर शासन की तरफ से आ रहा है। वन उनके परिजनों को दिया जा रहा है, न किसी को। वो पूरा कोटेदार के हक में जा रहा है, उसको बेच रहा है। वो एसडीएम साहब ने कहा कि अभी टीम बनाई गई है, जांच होगी। सर ये 22 तारीख से लगातार चल रहा है, इसके लिए आश्वासन मिल रहा है कि टीम बनी हुई, जांच हो रही है, बस। खबर प्रयागराज से। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अंतर्गत मंडल स्तरीय कुंभ समिट का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकारों से साझा की। जयवीर सिंह ने दिया बड़ा बयान। हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा, धर्मार्थ कार्य विभाग के द्वारा, सूचना एवं जनसंपर्क के विभाग के द्वारा और हमारे प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं या अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, इनको कुंभ की परंपराओं से, आदर्शों से, मूल्यों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को भी अपने इन कार्यों में समाहित करने का काम कर रहे हैं। उनको भी इनके साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये सभी जो कलाकार होंगे उनको भी, जो भी रजिस्टर्ड कलाकार हैं हमारे, उन कलाकारों को भी इन सब आयोजनों में सहभागिता देने का काम होगा। खबर मैनपुरी जिले से। आजीवन कारावास के बंदी की जिला जेल में हुई मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। फिरोजाबाद निवासी गिरीश चंद्र जिला जेल में बंद थे। बंदी की तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन ने उसे भेजा जिला अस्पताल। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मामला जिला कारागार मैनपुरी का है। बंदी का नाम गिरीश पुत्र जिलेदार था और 60 वर्ष इसकी आयु थी। और एक दिन ये 6 तारीख को हमारे यहाँ जिला जेल अस्पताल में भी भर्ती रहा और कल शाम को इसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो हमारे जो जेल के चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने उनको रेफर कर दिया जीवन रक्षा जिला अस्पताल में। वो कुछ समय एडमिट रहा और उसके बाद उसको परिजनों का मैम आरोप है, उनका कहना है कि जब विवाद थी तब सूचना नहीं दी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद उनको सूचना दी। हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है उसमें ये रहता है कि जैसे एक ही दिन था, अगर लंबे समय रहता है जेल के अस्पताल में तो हम बताते थे, लेकिन क्योंकि वो एक ही दिन रहे और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था उनको देख के कि उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत है। अगर ऐसा कुछ सीरियस होता तो हम ज़रूर उनको अनाथ सूचित करते। ये किस मामले में बंदी था और कब से बंदी थी? 302 का मामला था, आजीवन कारावास था इनको और ये 5/2/2024 से जेल में थी। ये कितना पुराना मामला होगा लगभग? इनका जो मैं देख पा रही हूँ 1982 का मामला है, लेकिन हमारे यहाँ 5/2/2024 से ही रहती है। अग्रिम कार्रवाई की हाई कोर्ट से इनकी जो अपील है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। हमारे यहाँ रोका रोक पे थी। अग्रिम कार्रवाई क्या की जा रही है? अभी पोस्टमार्टम होने वाला है इनका, तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी हम आगे की बात कुछ करेंगे इस पर। खबर बलरामपुर जिले से। जिले में बलरामपुर पुलिस का एक बार हुआ खत्म। मजिस्ट्रेट और आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के सामने पिटता रहा शिकायतकर्ता। खड़ी रही पुलिस। तालाब और मंदिर के जमीनी विवाद में नपाई करने दल बल के साथ पहुंचे थे तहसीलदार उतरौला। रेहरा बाजार में होती रही पुलिस के सामने शिकायतकर्ता की पिटाई, लेकिन खड़ी रही पुलिस। रेहरा बाजार पुलिस का ढुलमुल रवैया आया सामने। भरत गुप्ता नाम के शिकायतकर्ता ने दर्ज करवाया मुकदमा, लेकिन अभी भी नहीं हुई गिरफ्तारी। पीड़ित के वकील ने उठाए जांच और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। बोले, बलरामपुर में बह रही है उल्टी गंगा, यहाँ नहीं रह गया पुलिस का इकबाल। बहुत चोटें आई, हमारे सर पे जानलेवा हमला किया गया, हमारे एक अंगुली टूट गया है, इसको ये देखिए सूजन है। ये घटना है 22 तारीख 2 बजे के लगभग। पुलिस को सूचना दी, FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी न की गई है, न हमारे चेन को बरामद किया गया है। हमारे बच्चे के हमारे एक लड़के का लगभग 22 ग्राम का चेन था, एक का लगभग 17 ग्राम चेन था।
पुलिस ने जब देखा, पुलिस बाहर खड़ी हुई थी, जब देखा तो उसने भी बीच बराव कराए, मेरे जान को बचाया। इसी हिसाब से मेरे जान को बचाया गया, जिसका वीडियो आप लोगों के पास संलग्न है। मामले में नहीं, इसमें मंदिर में है 50 लाख रुपए का इसमें घोटाला है, जिसका मैंने तहरीर दे रखा था, जांच आई थी उसके लिए भी, जिसमें ग्राम सभा के वो मंदिर है बाबा सिद्धनाथ, जो ग्राम सभा 404 गाटा संख्या में बना हुआ है। हमारा जमीनी विवाद है जी। वो इसके लिए टसन है कि हम तालाब के नाप के लिए भी दरखास्त दिए हुए हैं, और मंदिर में अवैध वसूली की जा रही है, और जिसमें भ्रष्टाचार है 50 लाख रुपए का, जो कि तहरीर उठाने के लिए दबाव दिया जा रहा हमारे ऊपर कि तहरीर उठा लीजिए, नहीं जान से मार दिया जाएगा। तो नहीं, वो लोग ने सार्वजनिक चंदे से मंदिर बना है। 2022 में हमने उसका निर्माण करवाया है, शिखर समूह कलश उसका स्थापना करवाया है, जिसमें हम उसमें भागीदार थे। हमारा नाम भारत कुमार गुप्ता है जी। वो मंदिर सार्वजनिक है, ना मेरा है ना किसी का। हाँ जी, नहीं, वो सिसोरिया के रहने वाले हैं, यहाँ पे गुंडई और दबंगई करके मंदिर को कब्जा कर लिए हैं। ये स्टेब्लिश यहाँ पे आए हैं, अपने ससुराल में निवासा पे रह रहे हैं। ये करीब यहाँ पे रह रहे हैं 20-25 सालों से। रेहरा में भारत गुप्ता ने एक पैमाइश के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर एसडीएम ने तहसीलदार रुतौला को भेजा, और उसी दिन एडिशनल एसपी भी आई हुई थी। तो एडिशनल एसपी ने फोर्स को बुलाकर कहा एसएचओ रेहरा को कि तुम वीडियो बनाना, और पूरी फोर्स वहाँ मौजूद रहेगी। पैमाइश जब ख़त्म हो गई तो मंदिर का भी एक प्रकरण था। तहसीलदार ने मुझसे पूछा कि मिश्रा जी आइए, हम आप चलते हैं और मंदिर की भी देख लें। वहाँ मंदिर को देख ही रहे थे, तब तक भरत गुप्ता कंप्लेनर वहाँ पहुँच गया। उसके पहुँचते ही उसके विरोधी 10-12 लोग पहुँचे और उसे मार पीट कर उसे लुहान कर दिए। वो खून उसके चेहरे भर पर लबेड़ा था। उसके साथ उसके 2 लोग बचाने आए, वो भी मारे पीटे गए। और वहाँ 4 दरोगा, 6 कांस्टेबल, यहाँ तक कि महिला दरोगा भी मौजूद थी। एक भी आदमी ने न डांटा, ना फटकारा, ना विरोधियों को एक झापड़ मारा। ये घटना तहसीलदार की मौजूदगी में, हमारे मौजूदगी में, और 4 दरोगा, 6 सिपाहियों के मौजूदगी में हुई। जबकि पुलिस से उम्मीद थी कि वो तुरंत दखल देती और मारपीट करने वाले भरत गुप्ता के विरोधियों को तत्काल मारकर गिरफ्तार करती। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे लगता है कि हमको तो यही एहसास होता है कि ये मारपीट पुलिस की मिली भगत है, जिसके कारण वो भरत गुप्ता को या तो पिटाना चाहते थे या गंभीर कोई घटना कराना चाहते थे। एक मजिस्ट्रेट खड़ा था, एक जो है 4 दरोगा खड़े थे, क्या एसएचओ भी वहाँ पे खड़े थे? एसएचओ हम मौजूद नहीं थे। व्यक्तिगत तौर पर मैंने 2 कांस्टेबल को बुला के पूछा, नाम मैं नहीं बताऊंगा, कि भैया आप लोग खड़े करेंगे, भैया ये एसओ साहब का व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई न बोलेगा। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं, कार्रवाई कोई नहीं करेगा? और किसी ने क्या, किसी को वीडियो आप देखिए, समस्या हो गई लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई? लाठी तहसीलदार का कांस्टेबल छीन रहा है, एक महिला लाठी लेकर मारने जा रही है। अगर छीनता नहीं तो लाठी हो सकता है चाहे तहसीलदार को लगती चाहे मुझे लगती। हाँ, हमारा आरोप, शिकायत किया, इसकी शिकायत की तो अब तक क्या हुआ? देखिए, हमने इसकी कोई व्यक्तिगत रूप से मैंने कप्तान को भी इस पर सूचना दे दिया है। डीआईजी से एक काम के लिए गया था, मिलकर के उनसे भी बताया। आईजी जोन को भी मैंने उनके उस पर मैसेज भेज दिया है। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से कंप्लेनर हूँ नहीं, मैं एज ए अधिवक्ता वहाँ मौजूद था, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 4 दरोगा, 6 सिपाहियों के बीच में अगर कोई मारपीट हुई थी तो पुलिस का काम था कि दोनों लोगों को 4-4 लाठी मार के बंद करना चाहिए था। घटना गंभीर है, पुलिस का वहाँ इकबाल समाप्त हो गया है। और जब सिपाही ही बता रहा है कि एसओ का ये मामला है, इसमें हमारा भैया कोई सिपाही नहीं, कोई नहीं बोलेगा, और हुआ भी वही, एक भी आदमी नहीं बोला। एक भी आदमी सिपाही पुलिस या दरोगा कोई बोला नहीं, ना किसी को काला पकड़। भरत गुप्ता का किससे विवाद है? भरत गुप्ता का कोई आशीष नाम, बाद में मुझे पता चला आशीष नाम के या आदि अनादि तमाम लोग हो सकते हैं। हम तो पैमाइश में गए थे, पैमाइश समाप्त हो गई थी। ये घटना हम तो ये सीधे सीधे कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए पुलिस के कारण मारपीट हुई है, जैसा कि भरत गुप्ता का भी आरोप है, तमाम अन्य लोगों का आरोप है, और घटना भी साबित करती है, ये घटना अगर पुलिस के मौजूदगी में ना होती तब पुलिस का इकबाल वहाँ माना जाता। पुलिस का वहाँ कोई इकबाल नहीं है।
एसएचओ रेहरा वहाँ रहने लायक नहीं है। मैं मानता हूँ उनका कोई प्रभाव नहीं है और ये घटना में वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं हैं। अगर नहीं है तो उन्होंने त्वरित जब वो पहुँचे तब उन्होंने दोनों पार्टियों को क्यों नहीं दो लाठी मार करके बंद किया। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि दोनों पार्टियों का कोई वीडियो वगैरह भी है? कई वीडियो है, पत्रकारों ने एसपी को भी भेजा होगा, तमाम लोगों को मित्र बताते भेजा है। कप्तान से मेरी व्यक्तिगत बात नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाया हूँ मैं, मेरी तबीयत चूँकि ठीक नहीं थी, लेकिन सूचना मैंने इसलिए दे दिया चूँकि मैं मौजूद था। लाठी मुझे भी लग सकती थी, तहसीलदार को भी लग सकती है, डीएम से भी। कार्रवाई चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि सबसे पहले पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जो लोग वहाँ मौजूद थे, 4 दरोगा 6 कांस्टेबल, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, एसओ रेहरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इनके नाते ही वो लोग सक्रिय नहीं हुए। एक सिपाही बड़े से बड़े नेता का जब कॉलर पकड़ लेता है तो नेता पैर बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता है। जहाँ 9 लोग मौजूद थे, 4 दरोगा 6 सिपाही, बल्कि 10 लोग मौजूद थे, वहाँ ये मारपीट करने की उसकी बनिया की कैसे हिम्मत पड़ी अगर पुलिस की सही नहीं है? और अगर हिम्मत भी पड़ी तो इन लोगों ने सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? ये गंभीर घटना है और ये मैं तो ये समझूंगा कि रेहरा पुलिस का वहाँ इकबाल समाप्त हो गया है और रेहरा पुलिस के ऊपर ये कलंक है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आया बड़ा बयान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। मैं एक बार फिर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा जताने के लिए हरियाणा की जनता का, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार प्रकट करता हूं और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को और वहां के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और जनता का धन्यवाद करता हूं। खबर हरदोई जिले से है। हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें स्कूल से घर जा रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला उजागर हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो में एक बाइक सवार युवक को सड़क किनारे चल रही छात्रा का दुपट्टा खींचते हुए देखा जा सकता है। ये घटना 1 महीने पुरानी बताई जा रही है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस घटना के बावजूद पुलिस पिछले 1 महीने से मामले को दबाने में लगी हुई थी, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि घटना सितंबर की है। लड़की से और उनके पिता से जानकारी ली गई। तहरीर प्राप्त होते ही जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि थाना बिलग्राम क्षेत्र का है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति ने एक छात्रा के साथ अभद्रता की है। इस संबंध में घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा बालिका के पिता से बात की गई है, बालिका से भी बात की गई है। ये घटना 12 सितंबर की दोपहर की है, जब कुछ छात्राएं स्कूल से अपने घर जा रही थी। अभी बीच में गांव के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उसने बालिका से अभद्रता की है। पिता ने यह बताया कि उनको घटना की जानकारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने थाने पे कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया था, ना ही उन्होंने पुलिस को कॉल किया था। मेरे द्वारा उनसे बात की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि इसमें तहरीर दें। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। मल्टीपल टीम्स इसमें लगी हुई हैं और वो शीघ्र ही इस ऑफेंडर को गिरफ्तार करेंगी और कठोरतम कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। हरदोई पुलिस सभी को आश्वस्त करती है कि ऐसे मामलों में 0 टॉलरेंस की पॉलिसी हरदोई पुलिस की। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कृत्य करेगा तो उसके विरुद्ध हरदोई पुलिस कानून के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करेगी। खबर कन्नौज जिले से। एसपी ने अभद्रता के आरोपी सिपाही को किया बर्खास्त। ताल ग्राम क्षेत्र में डायल 112 पर तैनात था सिपाही उमेश चंद्र।
एसपी बोले, जांच में प्रथम दृष्टया आरोप पाए गए सत्य सिपाही ने घर में अकेली रह रही महिला से की थी अभद्रता। 6 अक्टूबर की रात्रि को यूपी 112 पीआरओ के नियुक्त आरक्षी उमेश चंद द्वारा एक महिला के साथ शराब के नशे में अभद्रता करने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रकरण को संज्ञान में लिया गया। जांच में प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे सत्य पाए गए। उक्त आरक्षी को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर महोबा जिले से है। आपको बता दें कि जनपद में पर्यावरण संरक्षण को लेकर डीएम मृदुल चौधरी की मंशा के अनुरूप पेंशनर्स और पत्रकारों की मुहिम आगे बढ़ती जा रही है। आज नगर पालिका सभागार में पर्यावरण संरक्षण की शपथ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौरसिया ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान और संयुक्त मीडिया क्लब महोबा द्वारा छेड़ी गई मुहिम अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय है। इस मुहिम को नगर पालिका परिषद जन जन तक पहुंचाने और स्वच्छता को लेकर बेहतर शहर की साफ सफाई के साथ साथ खाली पड़े स्थानों पर बृहत पैमाने पर पौधारोपण कराया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वो पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। अध्यक्ष ने इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद शहर में व्यापक स्तर पर पर्यावरण को लेकर कई कार्यक्रमों की घोषणा की। इसके तहत स्वच्छता अभियान, नगर में नियमित सफाई अभियान चलाकर कचरा प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। हर क्षेत्र में सफाई कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी ताकि स्वच्छ और सुंदर शहर दिखाई दे। साथ ही वृक्षारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। नागरिकों को भी वृक्षारोपण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा प्रयास होगा कि नगर में प्लास्टिक मुक्त शहर बने। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। नागरिकों से अनुरोध किया जाएगा कि वो प्लास्टिक की थैलियों और उत्पादों का प्रयोग न करें, इसके स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। साथ ही अध्यक्ष द्वारा नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता हेतु कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करने की बात भी उन्होंने कही। आज आप लोगों के द्वारा वरिष्ठ नागरिक पेंशन के संस्थापक सदस्य के द्वारा जो यह कार्यक्रम चलाया गया, हम सबको अवेयर पहले ही से कर रहे हैं और लगातार इस कोशिश में है कि इन चीज़ों के अलावा जो आपने प्लास्टिक और इसके लिए रखा है, तमाम चीज़ें और इन्फेक्शियस होती हैं, हम उसके लिए भी प्रेरित पब्लिक को कर रहे हैं। इसमें 100% नगर पालिका का पूर्ण सहयोग रहेगा। इससे महोबा नगर वासियों के स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, रहन सहन में तमाम तरह के सुधार आने की अपेक्षा के साथ हम इसको पुनः एक बार जो आश्वासन ईओ ने दिए हैं, हम उसको पूरी तरह से फॉलो करें। वहीं अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिगड़ते पर्यावरण के संरक्षण की मुहिम प्रशंसनीय है। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान और संयुक्त मीडिया क्लब द्वारा चलाई जा रही पर्यावरण संरक्षण संवर्धन मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। पर्यावरण बिगड़ने से संक्रामक रोगों का भी खतरा बढ़ता है, जिससे बचने के लिए एकमात्र विकल्प धरा पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाना अत्यंत आवश्यक है और पर्यावरण के लिए हानिकारक प्लास्टिक आदि का प्रयोग पूर्णतया बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेंशनर्स और मीडिया द्वारा चलाई जा रही मुहिम को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पर्यावरण के लिए चल रहा शपथ कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय और महत्वपूर्ण है। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री बीके तिवारी, लक्ष्मी प्रसाद, लघु चंद्र नारायण अर्जरिया, संयुक्त मीडिया क्लब के जिला अध्यक्ष भगवान दीन यादव, पत्रकार विराट पचौरी, अमित श्रोती, इरफान पठान, मोहम्मद आसिफ, पालिका के अरुण शुक्ला, अभय गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी और पालिका सभासद मौजूद रहे। ये वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान और संयुक्त मीडिया क्लब के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम पर्यावरण बचाओ शपथ के लिए आज नगर पालिका के मीटिंग हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारे सारे कर्मचारी और ये यहाँ पर काफ़ी मीडिया बंद के लोग, सभी लोग यहाँ पर हैं, जिसमें ये पर्यावरण बचाव को लेकर शपथ ली गई। क्या संदेश दिया गया, क्या क्या बताया? इसमें बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, कपड़े का और इन सब पर कॉटन का ये ज़्यादा प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि हाँ इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना करें। सर, नगर पालिका इस को किस तरीके नज़र से देखती है और किस तरीके का प्रचार सारा? नगर पालिका जितने भी अपने पीए सिस्टम के माध्यम से और होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से और लोगों को जागरूक करेगी, वार्ड वार लोगों को मीटिंग करके, कैंपेन करके सबको पर्यावरण के बारे में जागरूक करेगी।
लखनऊ में नवरात्रि के पावन महीने में पूरे भारत में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना सनातनियों के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ स्थित रामलीला मैदान में कोलकाता से आए कलाकारों ने रामलीला का मंचन आरंभ कर दिया है। खास बात यह है कि ये रामलीला काफ़ी प्रचलित है। इसी कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता शादाम आलम ने रामलीला मैदान पहुंचकर आए हुए कलाकारों से खास बातचीत की। जय श्री राम। मेरा नाम भास्कर बोस है। मैं कलकत्ता से आया हूँ। ये पूरा रामलीला का निर्देशन मैं ही करता हूँ। यहाँ पे कलकत्ता से लगभग 50 कलाकार आए हैं। बाकी लखनऊ का कम से कम 550-600 कलाकार काम करते हैं। उसको हम ट्रेन करते हैं। मैं 3 महीने पहले आ जाता हूँ, इनको ट्रेन करते हैं। और हर साल के भांति हम लोग इस बार भी रामलीला में कोई नया चमक हम लोग लाने वाला है। हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार लाया है और इस बार नया एक चीज़ दिखा रहा है जो पहले हुआ नहीं था। जो सीता का अग्नि परीक्षा वाला सीन उसमें स्टेज में दिखाया जाएगा। सीता एकदम अग्नि में जल रहा है, वो वाला सीन दिखाएंगे। और बहुत सारा टेक्नोलॉजी हम लोग किया है और रामलीला जैसे पहले होता था उससे थोड़ा बढ़ाया हर सीन। बस कोशिश कर रहे हैं अच्छा हो। कुल कितने लोग यहाँ पर देखिए, रामलीला में कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 1000 से ज़्यादा होगा। लेकिन हर किसी को 1, 2, 3, 4 ऐसे रोल करने पड़ता है। तो लगभग मान लीजिए सब मिला के 700 से 800 कलाकार तो काम करते हैं। कलाकारों ने बताया कि वो विभिन्न प्रकार की झांकियों का भी मंचन रामलीला के दौरान करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये रामलीला मैदान का स्टेज है जहाँ पर रिहर्सल चल रही है रामलीला की और लगातार जो लोग हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से रामलीला का जो हिस्सा लिए हैं उन लोगों की रिहर्सल चल रही है। जो इनके हेडमास्टर हैं वो भी सामने खड़े धूप में छाता लेकर के जो रिहर्सल करवा रहे हैं, सबको प्रैक्टिस दे रहे हैं। और रामलीला मैदान में जो आयोजन होगा उसकी पूरी तरह से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। रामलीला मैदान है जहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी रामलीला मनाई जाएगी और दशहरे को लेकर बड़े धूमधाम से उत्साह लोगों में दिखती है और लोग जो है इसमें भाग लेकर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारे पीछे हर तरफ देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे हिस्सा लिए हुए हैं। जो लोग अपनी रिहर्सल में जुटे हुए हैं, लगातार रिहर्सल चल रही है। दशहरे में इसका प्रोग्राम होता है और उसको लेकर रामलीला का आयोजन होता है जिसमें काफ़ी उच्च अधिकारी और मंत्रीगण भी आते शामिल होते हैं। राजधानी लखनऊ से 4TV के लिए सादाब आलम, कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ। खबर जालौन जिले से। जालौन में दूषित खाना खाने से बिगड़ी लोगों की हालत, आधा सैकड़ा लोग हुए बीमार। हालत खराब होने पर निजी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कराया गया भर्ती। 3 की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल किया रेफर। गांव में आयोजित निजी कार्यक्रम में खाना खाने गए थे लोग, फूड प्वाइजनिंग का हुए शिकार। एम्बुलेंस से मरीजों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी। सूचना पर डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का जाना हाल। बेहतर इलाज के लिए कड़े निर्देश। कैलिया थाना क्षेत्र के बरोदा कला गांव का है मामला। ये बरोदा कला में जो है कोई भोज था जिसमें जो है तेली खाई गई है। उसकी वजह से जो है हो सकता वो थोड़ा बहुत प्रदूषण रहा हो, दूषित रही हो, तो उसकी वजह से कुछ लोग जो खाया है उनको बीमार हुए हैं। उनको रात में उनकी दस्त की शिकायत हुई थी तो एम्बुलेंस के माध्यम से उनको CSC कोच में लाया गया है 42 लोगों को। सभी लोग स्थिति अभी हम लोगों ने DM सर ने, SP साहब ने, मैंने पूरी टीम हमारी यहाँ लगी हुई है डॉक्टरों की। सभी लोग कंट्रोल में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो अन्य लोग हैं उनको भी लाने एम्बुलेंस से बुलवाया जा रहा है और सभी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और पूरा समुचित उपचार उनको दिया जा रहा है। और 6-8 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो तो कितने लोग हैं? अभी यहाँ पे 42 लोग आए हैं जिनमें 2 लोग जो है ज़्यादा डिहाइड्रेटेड थे तो उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 40 लोग यहाँ पे हमारे CSC में। जो खाद्य पदार्थ था उसका सब सैंपल लिया गया? हाँ, सैंपल लिया है। अभी ऐसा पता चल रहा है कि इन लोगों ने जो गैस के बच्चा होने के बाद जो तेली होती है उसको खाया हुआ है। तो कल शाम को इन लोगों ने 7 से 8 बजे के बीच खाया है और ऐसा अभी हम लोगों ने सारे पेशेंट से बात कर ली है तो उनको पता चल रहा है कि इस चीज़ का प्रभाव 7 बजे से लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच लगभग दिखा है। तो उस ड्यूरेशन में ये लोग घर पे ही रहे हैं। इन्हें लगा है कि ऐसे ही गर्मी की वजह से शायद होगा और अभी सभी लोग हॉस्पिटल आए हैं। जैसे उनको लगा है कि लूज मोशन और वॉमिटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सभी CHP आए हैं। लगभग 60 से 70 लोग हैं जो कि अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन वगैरह और BP की प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी डॉक्टर साहब से हम लोगों ने बात किया और सभी पेशेंट से बात किया है तो सभी रिकवर हो रहे हैं।
ठीक है, क्या स्थिति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।